हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जो इस बार केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं सेमेस्टर 4 में एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में 2024 में। तो इस वीडियो में मेरा प्रयास ये किया गया है कि जो जीई 4 का सब्सिडरी पेपर जो केमिस्ट्री का होता है, इसका नोट्स वगैरह जनरली कहीं नहीं मिल पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके सिलेबस के बारे में नहीं पता होता है, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास किया गया है, इसमें आप लोगों के केमिस्ट्री का प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 एग्जाम 2024 केमिस्ट्री जीई 4 पेपर 4 जो है जीई 4 का, जिनका केमिस्ट्री सब्सिडरी है उनके लिए है। तो सिलेबस आप सबको शायद पता ही होगा। सिलेबस इसमें आप ये ध्यान में रखेंगे, जो केमिस्ट्री का सिलेबस है ये 2 सेक्शंस में इस बार आपका बटा हुआ है। सेक्शन ए इनऑर्गेनिक पार्ट है, सेक्शन बी ऑर्गेनिक पार्ट है। तो सेक्शन ए में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3D सीरीज, सेकंड है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और थर्ड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सेक्शन बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइए हम, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, पेप्टाइड एंड प्रोटीन, एंजाइम एंड कोरिलेशन विद ड्रग एक्शन एंड लिपिड्स। तो ये आपका छोटा सा सिलेबस है केमिस्ट्री का। और इसमें क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता ही होगा पहले से ही। क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि ग्रुप ए जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन दोनों ग्रुप ए में ही रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव 1 इंटू 10 मार्क्स का होगा और शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है 25 इंटू 2 या 5 इंटू 1 भी आ सकता है, तो ये 5 मार्क्स का होगा। और ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप है जिसमें 4 क्वेश्चन बनाना है आपको, 15-15 मार्क्स का है और टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। आउट ऑफ 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस बनाना रहेगा, 60 मार्क्स इसका मिलेगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपका एक चैप्टर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है 3D सीरीज, इसका डिस्कशन किया गया है और धीरे धीरे मैं सब चैप्टर्स का वीडियो बना करके डाल दूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट ये किया जाएगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा कि आपके काम लायक का है, यूज़फुल है, तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका भी हेल्प हो जाए और मेरा भी हेल्प हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ। चैप्टर फर्स्ट, आइए ट्रांजिशन मेटल, जो कि आपका बहुत नया चैप्टर नहीं है, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और जो 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे उनको दिक्कत लेने का ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहेगा और सब्जेक्टिव में भी रह सकता है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें पहले डेफिनेशन ही है कि ट्रांजिशन मेटल होता क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते किसको हैं। क्लास 12 में भी आप ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके होंगे। खैर अभी हम लोग उसका बात नहीं करते हैं। Those elements in which d orbitals are partially filled, not completely filled, in the ground state or any of its oxidation state are called transition metals। तो ट्रांजिशन मेटल किसको कहते हैं, जिसका d ऑर्बिटल, those elements in which d orbital are partially का मतलब पूरा पूरा नहीं भरा होना चाहिए, that means not completely filled in the ground state में भी नहीं भरा होना चाहिए और any of its oxidation state, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नहीं पूरा पूरा भरा होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया स्कैंडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, तो ये सब ट्रांजिशन मेटल है। क्यों? क्योंकि आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे तो डी ऑर्बिटल को सिर्फ देखना है। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और आप सबको पता होगा कि डी में 5 बॉक्स बनता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा पूरा तो नहीं भरा ना। जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर जाता है तब उसको कहते हैं कि पूरा पूरा भरा। तो स्कैंडियम के डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम के डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट के डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। देखिए तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा भर गया। तो पहले तो हम लोग ग्राउंड स्टेट को देखेंगे। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जिस पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं लगा हुआ है। तो स्कैंडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट में तो ग्राउंड स्टेट में ही है और इसके ग्राउंड स्टेट में ही खाली है। लेकिन कॉपर की अगर हम बात करें तो देखिए ग्राउंड स्टेट में जो था कॉपर, उसका डी पूरा पूरा भर गया है, 10 का 10 हो गया है। लेकिन जैसे ही इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, तो इसमें
4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और 3d में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है तो पहले 4s में से जाएगा, फिर 3d में से जाएगा। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर 3d का एक इलेक्ट्रॉन गया, और अब देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसमें 9 ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो यानी कि ये भी ग्राउंड स्टेट में तो भर गया था, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, खाली हो गया। तो अगर जो ग्राउंड स्टेट में भरा हुआ है और ऑक्सीडेशन में खाली हो गया तो उसको भी ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। यानी कि ट्रांजिशन मेटल का डेफिनेशन ये हुआ कि वैसा एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड रहे, मतलब पूरा पूरा नहीं भरे, कब, ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो ट्रांजिशन मेटल है। आगे है इसमें जैसे जिंक 2+ को देखिए, जिंक ये ग्राउंड स्टेट में भी D10 भरा हुआ था और जैसे ही +2 लगाएं तब भी ये D10 हो गया, तो दोनों में भर गया। तो जब दोनों में भर जाएगा तो उसको नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। तो कौन कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट को नहीं कहा जाता है, तो Zn, Cd, Hg एंड Cn, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कोपरनीशियम, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक में तो रहता है बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे इसको, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों में जिसका डी ऑर्बिटल भर जाएगा उसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं कहेंगे। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में ट्रांजिशन मेटल का डेफिनेशन आए या ऑप्शन देकर के पूछे कि किसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, किसको ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आप इजीली चेक कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ आप इसको याद रखिएगा कि Zn, Cd, Hg और Cn को नहीं कहते हैं, बाकी जो भी डी वाला होगा उसको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट अब आपका आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, और इसमें भी हम लोगों को जनरल कैरेक्टरिस्टिक किसका जानना है, तो 3D सीरीज वाले का जानना है। तो ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग में है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ये 6 तरह का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक एक करके सारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन किया गया है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले, या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ns 1 से 2, s ऑर्बिटल में या तो 1 रहेगा या तो 2, और n-1d 1 से 10। तो ये आप सबको पहले से भी पता होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखने आता है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। फिर भी यहाँ सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिए हैं। 3D सीरीज का बात हो रहा था क्वेश्चन में, आपको जो भी पढ़ना है वो 3D सीरीज के बारे में पढ़ना है। तो 3D सीरीज में यही 10 एलिमेंट हैं, 21 से लेकर के 30 तक सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप 1s2 2s2 करके देख लेंगे, और नोबल गैस वाला भी ध्यान में रखेंगे। नोबल गैस में हम लोग आर्गन लगा देते हैं, और 4s2 3d1, और यही डी वाला इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है 3d1 से 3d2 3d3। और 2 जगह पे एक्सेप्शन है यहाँ, क्रोमियम में और कॉपर में। इसमें क्या होता है कि सबके 4s में देखिए 2 है, लेकिन इन दोनों के 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से डी में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता ही होगा, और जिसको इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता होगा तो बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर भी, उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानेंगे तो ये सब आपको लिखने नहीं आएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको 21 से लेकर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आया तो ये पूरा आपको जनरल लिख करके, और सबका 3D सीरीज का जितना भी है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना होगा। आगे चलते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल क्या है भाई इसमें, तो इसमें आप देखिए मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर आयंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जितना भी ट्रांजिशन मेटल है उसमें से अधिकांश वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिटल्स। जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ सम ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर आयंस आर डायामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ कुछ डायामैग्नेटिक भी होता है क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। जहाँ भी आप मैग्नेटिक नेचर का बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n × n+2, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक एग्जांपल लेके बताया गया है कि Mn के ऊपर सपोज दैट 2+ है, और आपको इसको चेक करना है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है।
तो Mn2+ का पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, तो आर्गन आ जाएगा 4s में 0 और 3d 5। ये कैसे आया, तो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन था Mn में, बट Mn का जैसे 2+ आया तो 4s का इलेक्ट्रॉन चला गया, तब 3d का इलेक्ट्रॉन जाता है। तो 4s से ही दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया और सिर्फ बच गया 3d 5। तो 3d 5 को बॉक्स में भरेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, n = 5। तो जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकेला अकेला इलेक्ट्रॉन एक भी आ गया तो वो किस नेचर का हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। और जैसे ही n का वैल्यू मिला तो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए √n × n+2, इस पे आप जा करके मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करके एग्जाम्पल दिखा देंगे। तो n का वैल्यू 5 रख देंगे तो √n × n+2 में √35 आ जाएगा आंसर। तो उसी तरह से अगर आप ब्रोमीन ये जिंक को देखें Zn2+, तो Zn2+ में आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 4s 0 और 3d 10 आएगा, 4s 0 और 3d 10। अब 3d 10 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 का 10 बॉक्स भर जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन भर गया सब में तो n = 0 आ गया, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डाया मैग्नेटिक हो जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका 0 आ जाएगा। तो अब मान लीजिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो आप कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखेंगे कि Cu के ऊपर 1+, Zn के ऊपर 2+, Sc के ऊपर 3+ और Ti के ऊपर 4+। ये 4 ऐसा है जो डाया मैग्नेटिक होता है और कलरलेस होता है, बाकी सब जो आएगा वो पैरामैग्नेटिक में ही रहता है। तो ये 4 को आप याद रखेंगे कि डाया मैग्नेटिक है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का बहुत चांस है, एकदम एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान देंगे, जो भी आपको बताया जा रहा है सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, सबका हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट और इन सॉल्यूशन। जितना भी ट्रांजिशन मेटल है उसका कंपाउंड सॉलिड स्टेट या सॉल्यूशन में अधिकांश वो कलर होता है। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस अराइजेस फ्रॉम द एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी d ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड dd ट्रांजिशन। तो जहाँ भी कलर का बात होगा तो वहाँ आप बोलेंगे कि कलर किसके वजह से होता है, तो एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होके चला जाता है एक डी से दूसरे डी में, जैसे कि एग्जांपल से समझाया गया, TiH2O होल 6 3+ है, तो इसमें जब आप Ti पे चार्ज देखेंगे तो Ti पे 3+ आएगा। तो जैसे ही Ti 3+ को आप देखेंगे तो आर्गन 4s0 3d1, तो यहाँ डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब कलर को दिखाने के लिए हम लोग डी को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, स्प्लिट कर दिया जाता है। तो पहले तो डी में 5 ऑर्बिटल है, लेकिन जैसे ही स्प्लिट होता है तो 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाता है, 2 ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा। और 3 ऑर्बिटल वाले ग्रुप को T2g कहते हैं, इसको Eg कहते हैं। तो जब ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो पहले नीचे भरते हैं, लेकिन थोड़ा देर के बाद यही जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे से एक्साइटेड होकर ऊपर चला गया है। तो इसी को कहते हैं कि जो नीचे से एक्साइटेड होकर ऊपर चला गया, T2g से Eg में चला गया, इसी को कहते हैं कि dd ट्रांजिशन हुआ। और जहाँ भी dd ट्रांजिशन होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, कलर। तो हम लोग बोलेंगे कि Ti3+ वाला जो है वो पर्पल कलर का है। तो आपके एग्जाम में तो ये इस पे शॉर्ट नोट्स आएगा डायरेक्ट लिखने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स वगैरह बना करके भी देख सकते हैं। और ये समझा कर बहुत अच्छे से आपको वीडियो बनाया गया है ताकि आप नोट्स भी कर सकें, थोड़ा मोड़ा समझ भी सकें और उसके बाद एग्जाम आपका अच्छा जाए। कलरलेस, कौन कौन सा कलरलेस होगा, स्कैंडियम के ऊपर 3+, Ti के ऊपर 4+, Zn के ऊपर 2+ और Cu के ऊपर प्लस, ये सब कलरलेस है। जैसे एक एग्जांपल लिए कि स्कैंडियम 3+ है, तो इसमें देखिए आप डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, n = 0 है। उसी तरह से 3d 10 है तो यहाँ भी सब इलेक्ट्रॉन भर गया है, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहाँ dd ट्रांजिशन नहीं होगा, नो dd ट्रांजिशन होगा। और जहाँ dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो कलर का मेन रीजन क्या है, dd ट्रांजिशन। dd ट्रांजिशन क्या होता है, नीचे वाला डी से ऊपर वाला डी में चले जाना। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो वो कलर होगा, और ऐसा नहीं हो रहा है तो कलर नहीं होगा। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स के बारे में हुआ। अगला चलते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बताया गया भाई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप ध्यान में रखेंगे, याद में रखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जितना भी अधिकतर डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है या ट्रांजिशन मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों,
क्योंकि उसके s ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होता है और d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है और दोनों का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ns का मतलब 4s हो गया, n-1d का मतलब 3d हो गया। अब जैसे यहाँ 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn कौन कौन बनेगा? तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाएगा, डोनेट कर देगा, तो +2, इन दोनों के साथ एक और आया तो +3, इन दोनों के साथ 2 और आ गया तो +4, +5, +6, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट चला जाता है। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन है, दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो एक एग्जांपल Mn का दिखाया गया है, लेकिन आपको ये पूरा चार्ट याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है ये चार्ट। क्या है इस चार्ट में? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो स्कैंडियम का सिर्फ +3 होता है, टाइटेनियम में +2, +3, +4 सब ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेनेडियम में +2 से +5 तक है, क्रोमियम में +1 से +6 तक है, मैग्नीज +2 से +7 तक है। तो क्वेश्चन भी पूछा था सबसे ज़्यादा कौन शो करता है हाईएस्ट? तो मैग्नीज Mn 3D सीरीज में। उसके बाद Fe इतना है। तो ये सब चार्ट आप देख लीजिएगा कि इसका कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना होगा आप लोगों को। अगला प्रॉपर्टी आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। कॉम्प्लेक्स बनाने का भी टेंडेंसी है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहला स्मॉल साइज, दूसरा हाई न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें है आपका जैसे कुछ एग्जांपल्स दे दिया गया है, CONH3 का होल 6 Cl3। तो इस तरह का जो भी स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड होता है उसी को कहते हैं हम कि वो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसमें स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है और प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाले पार्ट में आएगा और एग्जाम में ये सब का एक अगर फुल क्वेश्चन बनता है तो 2, 3, 4 प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा आपको। नेक्स्ट आते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। Many of the transition metals and their compounds act as catalyst in various reactions. Catalytic property is due to their ability to form complexes and to adopt multiple oxidation states. Transition metal में कौन सा प्रॉपर्टी है? कैटालिस्ट वाला प्रॉपर्टी है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एबिलिटी है क्या करने का? कॉम्प्लेक्स बनाने का और अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट को अडॉप्ट करने का। तो एग्जाम्पल में क्या क्या है? जैसे आयरन Fe का यूज़ किया जाता है हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने में। निकल का यूज़ किया जाता है हाइड्रोजनेशन में। V2O5 का यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 में। तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा और ऐसा तो अभी सिर्फ शुरुआत हुआ है, एक चैप्टर का है। और भी वीडियोस पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और उसमें आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन और बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगला वीडियो भी आपको देंगे। हो सकेगा तो अगर यूट्यूब पे लाइव लेना होगा तो लाइव क्लास का भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जब आप चैनल पर रहेंगे तभी आपको मिलेगा और अगर किसी भी तरह का क्वेरी करना हो तो आप मनीष पाठक 2051 चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ये व्हाट्सअप नंबर है तो आप इस पर मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।